सादर प्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी व हमारी खास पेशकश चर्चा में आपका स्वागत है। आज चर्चा पर हमारा विषय है संकट घनघोर सिंहासन चौर और। इस बात से आप पूरी तरह अवगत है कि हमारे चारों तरफ कोरोना महामारी ने विकराल रूप ले लिया है। लगातार संक्रमण व इससे होने वाली मौत के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। दूसरी ओर वैक्सीन, स्वास्थ्य सेवाएं और इलाज की कमी से लोग हलाकान हैं। जहां एक और देश में महामारी के बढ़ने से दोबारा लॉकडाउन की कमोबेश स्थिति आ चुकी है, तो वहीं दूसरी ओर देश के 5 राज्यों में और तमाम जगह पर हो रहे उपचुनाव की सीटों पर अजब माहौल देखने को मिल रहा है। आज हम इस विषय पर बड़े ही दुखद परिस्थितियों में चर्चा कर रहे हैं। परिस्थिति हमें दुखद इसलिए लग रही है कि देश की सरकार की बात करें या राज्य की सरकारों की बात करें, सब हवा हवाई दावों के साथ ही देश की जनता को बहलाने की कोशिश कर रही हैं। आंकड़े इतने भयावह हैं, जमीनी स्थिति इतनी कड़वी है कि देखकर सिहरन पैदा हो जाती है। सरकार का दावा है कि पूरे देश में तकरीबन 8.5 लाख बेड की व्यवस्था है। 13 लाख के करीब संक्रमित हैं और सरकार का कहना है इनमें से केवल 20% लोग ही अस्पताल में हैं। अगर इस आंकड़े पर जाएं तो तकरीबन 2.5-3 लाख लोग ही केवल अस्पताल में भर्ती हैं और बेड की उपलब्धता तकरीबन 8.5 लाख की है। आशय ये तकरीबन इस समय देश में 5 लाख से ज़्यादा बेड खाली होने चाहिए। लेकिन हालत यह है कि शायद ही कोई ऐसा अस्पताल है जहां पर एक बिस्तर भी खाली है। लोग बरामदे में, दालान में पड़े हुए हैं इस इंतजार में कि कब कोई मरीज या तो ठीक हो जाए या भगवान को प्यारा हो जाए तो उसके स्थान पर उसे लेटने की व्यवस्था मिल जाए। मानवीय संवेदनाओं की इस खौफनाक स्थिति के दौर से हम गुजर रहे हैं। लेकिन सरकारें हैं जो केवल और केवल दावों के माध्यम से ही ये बताने और जताने की कोशिश कर रही हैं कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। लोग ऑक्सीजन की कमी से, दवाई की कमी से, इंजेक्शन की कमी से तड़प रहे हैं, लेकिन कोई स्पष्ट नीति देख पाने में देश नाकाम हो रहा है। आज देश ने एक बड़ा फैसला लिया। फैसला यह लिया, सीबीएसई परीक्षाओं के संदर्भ में स्वयं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा बैठक की गई और बैठक के बाद में यह ऐलान किया गया कि सीबीएसई की परीक्षा के अंतर्गत 10वीं की परीक्षा को रद्द किया जाता है और 12वीं की परीक्षाओं को 1 जून तक के लिए स्थगित किया जाता है। लेकिन यह फैसला केवल सीबीएसई के संदर्भ में हुआ। आह्वान किया जा रहा है कि पूरा देश एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़े, लेकिन अन्य राज्यों के संदर्भ में बोर्ड क्या फैसला ले, इसके संदर्भ में कोई स्पष्ट नीति देश के स्तर पर नहीं मिली। आज हम इसी संदर्भ में बात करेंगे, क्या जमीनी स्थितियां हैं और क्या सरकार के दावे हैं। आरोप प्रत्यारोप की स्थिति यह है कि जहां पर कांग्रेस की सरकार है वहां भाजपा चढ़ी जा रही है, जहां भाजपा की सरकार है वहां पर विपक्षी दल चढ़ाई किए हुए हैं। सब एक दूसरे को विफल या परस्पर अपने आप को सफल बताने में लगे हैं। लेकिन सच यही है कि देश भयानक दौर के अंदर प्रवेश कर चुका है। समय रहते सब एकजुट नहीं हुए तो हालात और भी ज्यादा भयावह होंगे। इन्हीं परिस्थितियों पर हम बात करेंगे, किसी समाधान तक पहुंचने की कोशिश भी करेंगे। कई खास मेहमान इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए विभिन्न हिस्सों से हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं, उनसे आपका परिचय कराएं। लेकिन इससे पहले समय है आज के विचार सूत्र का। कथनी और करनी के इस अंतर को हमारे विचार सूत्र में महात्मा गांधी के दिए हुए एक भाषण से उद्धृत किया गया है। उन्होंने एक लेख भी लिखा था और भाषण भी दिया था। उन्हें सम्मिलित करके हमने आज विचार सूत्र के रूप में जोड़ने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि भाषण अनेक बार हमारे आचरण की खामियों का दर्पण होता है। बहुत बोलने वाला कदाचित ही अपने कहे का पालन करता है। यह कितनी गलत बात है कि हम मैले रहें और दूसरों को साफ रहने की सलाह दें। मोहनदास करमचंद गांधी अर्थात राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कितना सटीक आने वाली पीढ़ियों के लिए संदेश दिया था। आज के दृश्य पर दृष्टिपात करें तो कितना सही उन्होंने कहा था। हमारे तमाम नेता समय समय पर यह आह्वान कर रहे हैं कि मास्क जरूर लगाएं, 2 गज की दूरी जरूर रखें, लेकिन जैसे ही वो सार्वजनिक कार्यक्रमों में शिरकत करते हैं, जैसे ही वो चुनावी रैलियों को संबोधित करते हैं, तो मास्क कहाँ है पता नहीं चलता। 2 गज की दूरी के संदर्भ में उनका आग्रह का कहीं अता पता नहीं होता और कुल मिला के भीड़ भीड़ और भीड़ यही केवल हिस्से में आती है। इस रोशनी में हम बात करते हैं। हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए अलग अलग मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ में प्रेम प्रकाश पांडे जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष हैं। उन्होंने आज सुबह भी ट्वीट किया राजनीति नहीं होनी चाहिए और इसके तहत वर्तमान सरकार को निशाने पर भी लिया। वो हमारे साथ में जयप्रकाश जी हैं, कांग्रेस पार्टी के दिग्गज राजनेता हैं, हरियाणा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं। वह भी इस चर्चा में कुछ नए विचारों के साथ हमें लाभान्वित करेंगे ऐसी उम्मीद करते हैं। हमारे साथ स्वास्थ्य महकमे का प्रतिनिधित्व करने के लिए टीएस सिंह साहब हैं। यूं तो वो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, पर
चाहे सरकार किसी भी पार्टी की क्यों ना हो, पर सरकार सरकार होती है। सरकार के नजरिए को रखने के लिए टीएस सिंहदेव साहब हमारे साथ में जुड़े हैं। हमारे साथ में एमसी मिश्रा साहब हैं, एम्स दिल्ली के डायरेक्टर रहे हैं। चिकित्सा विभाग इस पूरे घटनाक्रम को किस नजरिए से देखता है वो हमारे साथ में साझा करेंगे। और हमारे साथ अमेरिका से राकेश अचल जी जुड़े हुए हैं, मूलतः मध्य प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं पर इस समय अपना समय अमेरिका में बिता रहे हैं, वहां से वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चर्चा की शुरुआत हम प्रेम प्रकाश पांडे जी से करते हैं और प्रेम प्रकाश पांडे जी से जानने के लिए 2-3 बातें हैं मेरे पास में। एक तो जानना ये चाहता हूं कि क्या देश में सरकार का संचालन कर रही भारतीय जनता पार्टी ने मान लिया कि अब उसके हाथ में कुछ रहा नहीं, इसलिए उसने नेतृत्व देने के स्थान पर पीठ दिखाना शुरू कर दिया है? ये आपसे सीधा सवाल है प्रेम प्रकाश जी। सवाल इसलिए है कि परीक्षाओं के संदर्भ में फैसले की बात है। देश की सरकार महामारी अधिनियम के तहत तमाम फैसले लेती है, लेकिन एक स्पष्ट फैसला दे पाने में नाकाम है अभी भी। बच्चों को जायज मानते हैं? एक सवाल। दूसरा, पूरे देश में बिस्तर की, दवाई की, ऑक्सीजन की, इंजेक्शन की किल्लत है, क्या उम्मीद करें भारत सरकार के संदर्भ में? ये दूसरा सवाल। और तीसरा और आखिरी सवाल आपके संदर्भ में यह है कि जब वैक्सीन की किल्लत हुई तो आनन फानन में आपने रूसी वैक्सीन स्पुतनिक की मंजूरी की इजाज़त दे दी। स्पुतनिक वैक्सीन दुनिया में 3 महीने पहले आ गई थी जब भारत की वैक्सीन को आपने लॉन्च किया। इतने समय से कर क्या रहे थे? जब इस वैक्सीन के संदर्भ में जब बिल्कुल घर में आग लग गई तभी कुआं खोदने की कोशिश, क्या कहेंगे प्रेम प्रकाश जी? माना जाए कि गंभीरता को समझने में चूक रही है आपकी सरकार, आपकी पार्टी? इस रोशनी में आपसे सवाल। मैं एक एक करके उत्तर देता हूं जी। जब ये कोरोना महामारी शुरू में आया तो उस समय आदरणीय मोदी जी प्रधानमंत्री, उन्होंने पूरे देश को एक साथ इस महामारी अधिनियम के तहत और कार्रवाई प्रारंभ किया। पहले देश को एकजुट होने पर करने के लिए, लोगों के अंदर मॉरल बूस्टअप करने के लिए, जो हमारे पैरामेडिकल स्टाफ थे, मेडिकल स्टाफ थे, जो इसके मेडिकल वॉरियर्स थे, उनका हौसला अफजाई करने के लिए देश के लोगों को एकजुट किया। ताली थाली सब, ये कुछ प्रक्रिया थी और लॉकडाउन किया गया। लॉकडाउन के बाद फिर बैठकें होती थी। तमाम प्रदेश के मुख्यमंत्रियों ने लगातार ये बात करने लगे। जब ये लॉकडाउन का उस समय निर्णय हुआ तब लोगों ने विरोध किया। लोगों ने उस समय से कोरोना के विरोध में बोलने की बजाय केंद्र सरकार और मोदी सरकार के खिलाफ बोलने की प्रक्रिया चालू की। फिर भी उन्होंने पूरे अपने अधिकार का और जो कानून बनाया कि पैरामेडिकल स्टाफ के लिए जो भी कोई अगर उस समय दुर्व्यवहार भी हो रहे थे, उन दुर्व्यवहार के लिए भी कड़े से कड़े कानून बनाए। और धीरे धीरे राज्य सरकारों के द्वारा ये बार बार बातें आती रही कि भाई ये चीज हमको दिया जाए, हर मुख्यमंत्री की बैठक में कि ये कार्य करने का अधिकार हमको दिया जाए, लॉकडाउन करने का, अनलॉक करने का अधिकार हमको दिया जाए। और अनलॉक करने के बाद में धीरे धीरे ये स्थितियां बनी। हमने पिछले बार भी देखा है कि इस छत्तीसगढ़ प्रदेश में देखा है कि जब अनलॉक करने की बात हुई, केंद्र सरकार जिन जिन चीजों को अनलॉक करती थी उसको भी ये रोक करके कुछ दिन बाद अपने लोगों के द्वारा उन संस्थाओं के प्रतिनिधियों को बुला करके, चाहे वो मुख्यमंत्री जी के यहाँ जाए, चाहे स्थानीय नेताओं के यहाँ जाए, और ये प्रक्रियाओं से चालू हुआ। तो पहली बात कि सारे अधिकार उन्होंने, अब राज्य सरकार ने स्वयं ले लिया है कि हम ये करेंगे। और सहायता की जो बात है, उस समय भी उन्होंने लगभग 20 लाख करोड़ रुपए का एक पैकेज दिया था विभिन्न प्रकार के, जो गरीब थे उनके लिए राशन की व्यवस्था। और इस साल के भी बजट में लगभग 4,21 करोड़ के आसपास जो है आपके हेल्थ डिपार्टमेंट में रखा गया है, और उसमें स्पेशली जो है कोरोना और उससे लड़ने के लिए रखा गया। ये बात सही है कि राज्य सरकारों को जहां पर एक्टिव होना था, आज भी आप देश के अगर आंकड़े देखेंगे तो उसमें आधे जो है महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और पंजाब के। महाराष्ट्र से जब ये पेंडेमिक फिर से सेकेंड राउंड स्टार्ट हुआ तेजी से, तो हमारे प्रदेश और सब जगह आज जो प्रक्रिया चालू हुई। दूसरी बात आपने कही कि वैक्सीनेशन का, आप याद कीजिए जब वैक्सीनेशन की बात आई, 2 वैक्सीन जब
वैज्ञानिकों ने और सारे लोगों ने लॉन्च किया। पहला तय हुआ कि भाई पैरामेडिकल वाले उनको दिया जाए जो इस वर्ग से कार्य कर रहे हैं, और उसके बाद आया 60 साल वालों को, फिर आया 45 साल। हमारे यहाँ तमाम लोगों ने, मैं राहुल गांधी जी से लेकर के और तमाम कांग्रेस के नेता, केजरीवाल जी, आपके वो इमाम साहब जो वो वहाँ हैदराबाद वाले, ये सब कई नेता की वैक्सीनेशन ऐसा हो गया। एक नेता तो ये कह दिया कि भाई भाजपा का ये वैक्सीन है इसलिए हम नहीं लगाएंगे। और हमारे प्रदेश में तो ये हुआ कि कोवैक्सीन जो आकर के पड़ी रही उसको भी उन्होंने रोक दिया। वैक्सीनेशन की जब फिर से दूसरी बार शुरुआत तब हुई जब 1 मार्च को प्रधानमंत्री जी खुद जाकर के कोवैक्सीन लगाए, तब लोगों ये हुए। अभी जरूर ये चीजें, अब लोग बोल रहे हैं कि सबको दिया जाए। अभी मैं सोनिया जी का बयान देख रहा था कि बैठक में उन्होंने कहा कि हर जरूरतमंद को वैक्सीन लगाया जाए। अब वैक्सीन जो है ये प्रिवेंटिव वैक्सीन है, तो जरूरतमंद कौन है और कौन नहीं है। पांडे जी, मैं माफी चाहूंगा आपसे, आप मेरे सवालों पर केंद्रित नहीं रह रहे हैं। आप केवल अपनी पार्टी की प्रशस्ति किससे प्रस्तुत हो केवल उतने तक रहना चाहते हैं। मेरा सवाल आपसे यह था कि स्पुतनिक वैक्सीन भारत के पास मंजूरी के लिए कोविशील्ड और कोवैक्सीन से पहले आवेदन आ गया था, आपने उस पर कान नहीं दिया। आपने जनवरी में कोविशील्ड और कोवैक्सीन को लागू करने के बाद में भी 3.5 महीने तक उस पर ध्यान नहीं दिया। अब जब हर तरफ हाहाकार मच गया, वैक्सीनेशन सेंटर पर ताले लग गए, तो आपने रातों रात उसकी मंजूरी का कदम उठाया। जानने में दिलचस्पी है कि आप लोगों की दिलचस्पी इस देश के नागरिकों की जान बचाने के संदर्भ में या केवल अपने प्रशस्ति गान में है। क्यों नहीं आपने पहले इस वैक्सीन को मंजूरी दी? क्या बदल गया देश के अंदर, दुनिया के अंदर जो अब मंजूरी दे रहे हैं? यह सवाल है। क्या आपने केवल इतना चाहा कि हम बताएं दुनिया को और देश को कि भारत में बनी हुई वैक्सीन देखो हमने उपलब्ध करा दी है? केवल इस उपलब्धि को जताने के लिए देश की जनता को खतरे में डाल दिया, यह आपके संदर्भ में आरोप है। क्या कहेंगे प्रेम प्रकाश जी? देखिए, जिस समय जितनी वैक्सीन उस समय बनी थी और जो जरूरतमंद लोगों को जो धीरे धीरे देने का जो चालू हुआ था, और उस समय आप बताइए जब वैक्सीनेशन चालू हुआ तो लोगों ने कैसा वातावरण बना दिया, चारों तरफ भय का वातावरण बना दिया, लोग वैक्सीनेशन कराने नहीं गए। आपके मेडिकल स्टाफ के लोगों ने कितना नहीं किया, कितनी भ्रांतियां फैलाई गई, और उस बीच में उस वैक्सीन को लाया गया। अब जब चारों तरफ ये बन गया है, अब डिमांड उसकी ज्यादा बढ़ गई है, तो निश्चित तौर पर केंद्र सरकार को जो करना चाहिए था कि उन्होंने वैक्सीन का जो एक्सपोर्ट था वो भी बंद किया, तीसरी वैक्सीन को भी लाने का, और अधिक से अधिक जो संसाधन है वो जुटाए। ये तो अधिक से अधिक जो संसाधन है वो जुटाने की कोशिश की, ये कहना है प्रेम प्रकाश जी का। मैं सीधे टीएस सिंहदेव साहब के पास चलता हूं, क्योंकि सरकारें निशाने पर हैं, चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो, किसी भी प्रदेश में हो। हर सरकार विफलता के नए स्मारक स्थापित कर रही है, ऐसा जनता महसूस कर रही है। सिंहदेव साहब, आपसे कुछ सवाल करूं उससे पहले कुछ बयान सुनवाना चाहता हूं आपको और बाकी दर्शकों को भी, कि देश के नेता इस गंभीर परिस्थिति में किस बयानबाजी के साथ इस समस्या से निपटने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार सुने। जो दूसरे राज्य हैं, ये मध्य प्रदेश भी 1.20 है, तो इस हिसाब से कहें तो छत्तीसगढ़ उस हिसाब ठीक है। लेकिन अभी जो अप्रैल महीने में जो स्थिति बनी है वो निश्चित रूप से हमारे लिए चिंता बढ़ाने वाली और चिंताजनक है। पूरी ताकत, पूरे सामर्थ्य से आगे बढ़ने वाले हैं, लेकिन इसके साथ साथ हर बिहारवासी, हर देशवासी को संक्रमण से बचाव का संकल्प पल भर भी कभी भी भूलना नहीं है। मास्क, साफ सफाई और 2 गज की दूरी, ये हमारे बचाव के सबसे कारगर हथियार है। हमारे वैज्ञानिक वैक्सीन बनाने में दिन रात जुटे हैं, लेकिन हमें याद रखना है, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। जनवरी 2020 से मैं कलेक्टरों के साथ, जब शिवराज सिंह जी को होश नहीं थी, उन्होंने तो विधानसभा में खड़े हुए कहा ये कोरोना नहीं, ये डरोना है। याद है आप सबको? और ये आज किस मुंह से बात कर रहे हैं? कुछ तो शर्म आनी चाहिए इनको।
मैं तो जनवरी से कलेक्टरों से वीडियो कॉन्फ्रेंस कर रहा था। मैं ऐसा मुख्यमंत्री नहीं हूं कि हमेशा कहूं कि सब अच्छा है। स्थिति विकट है, हम दिनों रात जुटे हैं व्यवस्थाएं बनाने में। ऑक्सीजन चुनौती है, मैं इनकार नहीं करता। आधा समय यही ट्रैकिंग करने में जा रहा है कि टैंकर कहां तक पहुंचा। आज मैंने रेल मंत्री जी को सुझाव दिया है, आग्रह किया है कि संभव अगर हो, मुझे पता नहीं संभव है कि नहीं प्रैक्टिकली, क्योंकि हमारे यहां नहीं है, राउरकेला से भिलाई से क्या पूरा ट्रक मालगाड़ी पे चढ़ाया जा सकता है टैंकर का, जिससे थोड़ा समय बच पाए। क्योंकि 1 घंटा भी लेट होती है तो सांस मेरी थमने लगती है। रेमडेसिविर इंजेक्शन 31,000 प्राप्त हो चुके हैं जो हमने ऑर्डर दिए थे। 12,000 कल सवेरे तक और आ जाएंगे। और मैंने निर्देश दिए कि हेलीकॉप्टर हवाई जहाज खड़ा कर कहीं। तो देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का यह कहना था कि दूरी बनाकर रखें, 2 गज की दूरी है, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। इसकी रोशनी में सिंहदेव साहब आपसे जानने में है, ये कौन सी कड़ाई है जिसके तहत हरिद्वार के कुंभ में 20 लाख लोग डुबकियां लगा रहे हैं और हम सब ताली बजा रहे हैं। आपसे जानने में दिलचस्पी है, कमलनाथ जी शिवराज सिंह के संदर्भ में टिप्पणी कर रहे हैं और दमोह के चुनाव में आज ही रोड शो कर रहे हैं हजारों की भीड़ के साथ। पश्चिम बंगाल के चुनावी सभाओं के दृश्य किसी की आंखों से ओझल नहीं हो रहे हैं। और यह सब तब है जब सरकारी आंकड़े यह बता रहे हैं कि 1,84,000 लोग एक दिन में इस देश में संक्रमित हो रहे हैं। और ये आंकड़े तब हैं जब बड़े स्तर पर यह माना जा रहा है कि विशेषकर भाजपा शासित राज्यों के संदर्भ में ये आंकड़े सत्यता से परे हैं। क्या कहेंगे सिंहदेव साहब, कथनी और करनी के अंतर के संदर्भ में देश के नेताओं के, देश की सरकारों के? हमारी ही विश्वसनीयता कम होगी जी। और हिमांशु जी, पहले प्रणाम आपको और सभी पैनलिस्ट को भी, दर्शकों को भी। जो गांधी जी ने उतने साल पहले कहा जी। वो आज भी और कल भी चरितार्थ रहेगा, वो बात सही लागू होगी। हम एक चीज कहेंगे और दूसरी चीज करेंगे तो हमारी बात कोई मानेगा नहीं जी। उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा और फिर संक्रमण को इन माध्यमों से रोकना ये संभव नहीं रह जाता है। और जब ऐसी परिस्थिति आती है, न जाने नया वायरस का स्ट्रेन आ गया है या जी। संक्रमण का दौर अपनी जो उसकी प्रवृत्ति है कोरोना के वायरस के, उसके आधार पे संक्रमण फिर फैलने लगता है। पहला वेव, दूसरा वेव, तीसरा वेव, चौथा वेव। हम अगर कहेंगे और उसको लागू नहीं करेंगे तो आम लोग भी उसको उस हद तक गंभीरता से नहीं लेंगे और फैलने का पात्र बन सकते हैं और स्थिति बिगड़ सकती है। ये ऐसे भीड़ भाड़ में जाना बिल्कुल उचित नहीं है। सिंह साहब, आपने भी कह दिया भीड़ भाड़ में जाना उचित नहीं है, लेकिन मेरा आपसे सवाल ये है, जो लोग ये बोल रहे हैं कि जाना उचित नहीं है, वो स्वयं करके क्या साबित कर रहे हैं? मरकज के संदर्भ में जब पिछली बार पहली लहर आई थी तो निजामुद्दीन में कुछ हजार लोग शामिल हुए थे, मुस्लिम समुदाय से जुड़े हुए। पूरे देश में वातावरण बना दिया कि कोरोना की लड़ाई तो जीतने जा रहे थे, इन लोगों ने सब बर्बाद कर दिया। अब हरिद्वार के कुंभ में जो लाखों की भीड़ उमड़ रही है, वो तब उमड़ रही है जब 1 लाख, 1.5 लाख, 1.25 लाख लोग संक्रमित हो रहे हैं। इस दोहरे चरित्र के संदर्भ में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे टी एस सिंह साहब? बचना चाहेंगे इस पर कोई टिप्पणी करने से, इस नाकामी से, इस दोहरे चरित्र से? आयोजन हो, चाहे सांस्कृतिक आयोजन हो, जी। चाहे वो खेल कूद के आयोजन हो, इनमें अगर हम शारीरिक दूरियां, मास्क का पहनना और बाकी ये जो प्रोटोकॉल है, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जिसको हम कहते हैं, इनका हम अगर पालन नहीं करेंगे तो हम कोविड को फैलने से रोकने के हिस्से में काम करते हुए व्यक्तियों में नहीं है जी। ये सबको स्वीकार करना चाहिए। मैं कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले सोनिया गांधी जी के बैठक जो उन्होंने ली थी, उसके 2 लाइन पढ़ रहा था, जिसमें उन्होंने ये भी कहा कि चाहे हम हो चाहे कोई भी हो, जिन्होंने ऐसी गतिविधियों में भाग लिया, उस हद तक हमको उसकी जिम्मेदारी स्वीकार करना चाहिए। तो ये स्पिरिट है और इस बात को नजर में, ध्यान में रखते हुए हमको इन गतिविधियों में भाग लेने से हर संभव तरीके से बचना होगा।
चाहे वो नवरात्र हो, चाहे वो कुंभ का मेला हो, चाहे रमजान का महीना हो, चाहे खेल कूद हो, चाहे सांस्कृतिक गतिविधि हो, कोई भी ऐसी गतिविधि, चाहे वो राजनीतिक गतिविधि हो, हमको इससे बचना ही होगा। अगर हम इसको फैलने के रोकने के हक में इसको सही मानते हैं, नहीं तो ठीक है, जैसा करना है करिए। एक सवाल और करता हूं सिंघदेव साहब, मैं जानना चाहता हूं कि कोरोना की इस दूसरी लहर में क्या देश की जनता के साथ सच्चाई साझा करने से बचने की कोशिश हो रही है सरकारों की? यह सवाल इसलिए है कि देश की सरकार यह कहती है कि 8.5 लाख बेड हैं, मात्र 20% मरीज जो हैं वो अस्पतालों में हैं। वो आंकड़ा 13 लाख के अंतर्गत 2.5 लाख पौने 3 लाख तक रह जाता है। आईसीयू के 80,000 बेडों की उपलब्धता देश में बताई जाती है। सरकार का दावा है 27,000 लोग ही आईसीयू में हैं, लेकिन हम यहां के अस्पतालों में रोज सुबह से लेकर शाम तक अपने परिचितों के लिए एक अदद बिस्तर के लिए तरस रहे हैं। जहां फोन करते हैं, सरकारी तो छोड़िए, निजी में भी एक बिस्तर दिला पाने में नाकाम रहते हैं। आप देश के न सही पर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री हैं, पूरे देश के साथ संपर्क में चल रहे हैं। क्या वाकई बिस्तर की उपलब्धता है? क्या आईसीयू में कोई संकट नहीं है? आराम से लोग जाएं, अस्पताल में जगह मिल रही है? इस सत्यता को आपके मुंह से सुनने में दिलचस्पी है हमारी। जो आप कह रहे हैं वो बात सही है। रोज हम लोग भी सुबह से रात तक, रात के 2 बजे, 3 बजे, सुबह 6 बजे, 7 बजे से रोज हम लोग इसी स्थिति से गुजर रहे हैं। ऐसे ही फोन कॉल से हम लोग संपर्क में आ रहे हैं और विशेषज्ञता के अच्छे जगहों में बिस्तरों की निश्चित रूप से कमी है, वो पैक्ट है। हम अगर कहें कि औसत हम बता रहे हैं कि इतने बिस्तर हमारे खाली हैं, तो अलग अलग जिलों के या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में वहां अगर हमारे पास आईसीयू के बिस्तर हैं वो ना भरे हों तो उसकी हम गिनती करा सकते हैं। लेकिन जितने उच्च कोटि के जो अच्छे स्तर के अस्पताल माने जाते हैं उनके बिस्तरों की बात करें तो कमी, मतलब भरे हुए हैं बिस्तर, एकदम पैक्ड हैं, इसमें कोई दो बात नहीं है। तो टोटल में आप गिनिएगा तो कहीं खाली दिख सकता है, लेकिन जहां जरूरत है, जहां सबसे ज्यादा लोग पहुंच रहे हैं, वहां पर बिस्तरों की बहुत कमी है। मैं आपसे एक सवाल और करना चाहूंगा सिंघदेव साहब। मुनाफाखोरी ना करें, बड़ा आह्वान तमाम राजनेता कर रहे हैं। देश के स्वास्थ्य मंत्री हैं मनसुख मंडाविया जी, उन्होंने अभी अभी फैसला बताया है कि रेमडेसिविर का उत्पादन बढ़ाने के लिए हमने कहा है और अब देश में रेमडेसिविर इंजेक्शन 35 में इंजेक्शन 700 से 1000 रुपए के बीच में मिलता था तमाम दवाई कंपनियों का। अब देश के स्वास्थ्य मंत्री ने ही 3500 रुपए की कीमत निर्धारित करने की बात कही कि इससे ज्यादा में नहीं बिकेगा। क्या कहते हैं सिंघदेव साहब, गरीब को और अधिक मारने के लिए इससे बेहतर कोई और फैसला लेने की कोशिश की जा सकती है सरकारों के द्वारा? अभी भी बाजार में अगर आप देखेंगे तो अलग अलग कंपनियों के रेट अलग अलग हैं जी। किसी का एमआरपी 599 है, किसी का एमआरपी 899 है, किसी का एमआरपी ज्यादा है। तो हर कंपनी का रेमडेसिविर के रेट एक नहीं है जी। तो एक रेट हर कंपनी के लिए कह देना, वो पता नहीं किस संदर्भ में उन्होंने कहा, मेरे ख्याल से ये उचित भी नहीं है और संभव भी नहीं है। तो अलग अलग कंपनियों के जैसे रेट। मैं अपने सवाल को फिर दोहराता हूं सिंघदेव साहब, आपने 599 से लेकर 1000 रुपए तक की लिमिट बताई रेमडेसिविर इंजेक्शन की। कालाबाजारी हो रही है, वो इंजेक्शन 5000, 8000, 15000 रुपए में ब्लैक में बेचा जा रहा है। इन परिस्थितियों को, इन शिकायतों को आपके संज्ञान में लाया गया है। अब देश के स्वास्थ्य मंत्री ही 3500 रुपए तक बेचने की इजाजत दे रहे हैं। इस फैसले की कितनी सराहना करनी चाहिए देश की जनता को? ये उचित नहीं है। जब रेमडेसिविर के रेट एमआरपी पहले से घोषित हैं जी। और उसकी तुलना हम करते हैं 3500 से, तो ये रेट उचित नहीं है। इसको जो हमारी फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग की जो हमारी इकाई है राष्ट्रीय स्तर पे, उनको इसको देखना चाहिए और किस आधार पे ये रेट अलग अलग थे, उसी आधार पे कंपनियों का जो प्रोडक्ट है उस हिसाब से उसकी प्राइसिंग होनी चाहिए। सबका एक रेट नहीं हो सकता। सबका एक रेट नहीं हो सकता, ये कहना है टीएस सिंघदेव साहब का। मुझे जयप्रकाश जी के पास जाना है राजनीतिक चर्चा के लिए, लेकिन उससे पहले चिकित्सा संबंधित कुछ विषयों को लेकर मैं एमसी मिश्रा साहब के पास आना चाहता हूं। मिश्रा साहब, आपसे जानने में दिलचस्पी है, बतौर चिकित्सक वर्तमान की कोशिशों से कितने संतुष्ट हैं आप? वाकई ठीक तरीके से निपट रहे हैं इस बार हम, या आपको महसूस हो रहा है कि बहकाया और बहलाया जाने की स्थिति में आ गए अब हम?
नहीं डॉक्टर हिमांशु, हमको थोड़ी वास्तविकता भी भारत की समझनी चाहिए। भारत की जो जनसंख्या है 130 करोड़, यूरोप, अमेरिका, दोनों अमेरिका मिला के और बहुत सारे देशों को मिला के उससे ज्यादा है जी। तो आप ये मत कंपेयर करना उचित नहीं होगा किसी भी देश से कि इजराइल ने क्या कर लिया, सिंगापुर ने क्या कर लिया। ये जरा जरा से डिस्ट्रिक्ट हैं और इनसे नहीं कंपेयर किया जा सकता। जो भी भारत में हुआ है, जितना भी अभी तक उपलब्धि हुई है कोविड में, और इसमें मैं भारत सरकार के साथ साथ सारी राज्य सरकारों की भी सराहना करता हूं कि सबने अपने लिमिटेड रिसोर्सेज में, देखिए हमारा हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर सबको पता है, कितनी बनियान में हमारे कितने छेद हैं, ये सबको पता है। तो ये कहना कि आइडियल सिचुएशन है, बिल्कुल नहीं है, कहीं भी नहीं है और हो भी नहीं सकती, घर में भी नहीं है हमारे आइडियल सिचुएशन। लेकिन जिस अवस्था में मोर्टेलिटी हमारी कम रही, चाहे उसमें हमारे यंग पेशेंट्स का योगदान है, हमारे जो भी कुछ प्लानिंग हुई और जितना भी कैपेसिटी बिल्डिंग हुई उसमें हुआ, वैक्सीन हमारी लगी है इस वर्ष। मिश्रा साहब, मैं माफी चाहूंगा बीच में रोकने के लिए। मोर्टेलिटी कम रही, इस उपलब्धि पे बड़े मुग्ध रहे। भोपाल का किस्सा आपको साझा करता हूं। भोपाल के संदर्भ में सरकार का दावा है 5 मौतें प्रतिदिन की हुई। वहां का एक बहुत बड़ा अस्पताल है चिरायू हॉस्पिटल, साथ में मेडिकल कॉलेज भी है। उसके प्रमुख हैं डॉक्टर गोयनका। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी जब बीमार हुए थे तो इलाज के लिए इसी चिरायू हॉस्पिटल में भर्ती हुए थे। उनका एक इंटरव्यू आया है जिसमें वो बता रहे हैं कि मेरे अपने अस्पताल में रोज कोरोना के चलते तकरीबन 1.5 से 2 दर्जन लोगों की मौत लगातार हो रही है। इस सच्चाई को आपसे साझा करता हूं कि देश में जो आंकड़े बताए जा रहे हैं और जमीन पर जो घट रहा है उसमें अंतर है। हमारे संवाददाता शमशान घाटों से रोज डिटेल लेकर आ रहे हैं। सरकार बताती है अलग अलग राज्यों में 6-8 शमशान घाट में लोगों के हाथ में छाले पड़ गए जो लकड़ियां लगाते हैं। प्रतिदिन कोरोना के चलते मौतों के आंकड़े 100, 150, 200 पहुंच रहे हैं। इतने विरोधाभास के बीच में बैठे हैं हम। मिश्रा साहब, संतुष्ट हो जाए? इसमें बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। देखिए आंकड़े संक्रमण के भी 10 गुना ज्यादा हैं, आंकड़े मृत्यु के भी ज्यादा होंगे, डेफिनेटली ज्यादा होंगे, इसमें कोई डिनायल नहीं है। चाहे आप जो आंकड़े पेश कर दें, जितनी हमारी जनसंख्या है, मान लीजिए 2.25 लाख नहीं, हमारे 3.5 लाख की मौत हो गई, ये भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है ये। और हम कह रहे हैं आज हमारे 1.5 करोड़ संक्रमित हुए, मैं कह रहा हूं 15 करोड़ हुए। आपका सीरो सर्वे बता रहा है 50 से 60% पॉजिटिविटी। ये क्या दर्शाता है कि लोगों को इन्फेक्शन होके ठीक हो गया। तो मैं सिर्फ इतना ही कह रहा हूं, मैं सिर्फ एक बात को आपको कहूंगा, रेमडेसिविर का जो ये कंट्रोवर्सी चल रही है, रेमडेसिविर इज नॉट ए पेनेसिया फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कोविड। ये मैं डॉक्टरों को भी बताना चाह रहा हूं और बाकी लोगों को भी बताना चाह रहा हूं। ये मत समझिए कि रेमडेसिविर लग गई तो मरीज ठीक हो जाएगा। WHO की रिकमेंडेशन है नवंबर 2020 की कि रेमडेसिविर को वो रिकमेंड नहीं करते आउटसाइड ट्रायल। इट्स ए इन्वेस्टिगेशनल ड्रग। It has no proven efficacy in reducing mortality, reducing viral clearance, reducing hospital stay, ICU stay। तो इसमें लोग न पढ़े कि रेमडेसिविर नहीं मिल रही तो मरीज ठीक नहीं होगा, ऐसे नहीं है। जो रेंडमाइज ट्रायल 7000 मरीजों पर सारी दुनिया में हुआ है, कोई फर्क नहीं निकला है। रेमडेसिविर मिली उसमें और रेमडेसिविर जिनको नहीं मिली उसमें। मैं सिर्फ क्योंकि रेमडेसिविर के मैं 3-4 दिन से सुन रहा हूं कि साहब उसके लिए लाइन लगी है, उसके लिए अभी वो चौहान साहब कह रहे थे कि हमने इतना प्रोक्योर कर लिया और हेलीकॉप्टर भेज दिया, मंगवा लिया। मैं कह रहा हूं एफर्ट आप करिए कैपेसिटी बिल्डिंग बेड्स की, ICU बेड्स की। रेमडेसिविर मिल जाए बहुत अच्छी बात है, नहीं मिले उससे मरीज के आउटकम पे फर्क नहीं पड़ेगा। ये मैं ठोक के कह रहा हूं इस बात को। बड़े महत्वपूर्ण टिप्पणी है मिश्रा साहब की कि रेमडेसिविर को लेकर इतना आग्रही होने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक सवाल जो शुरुआत में मैंने प्रेम प्रकाश पांडे जी से किया था, उसका उत्तर मुझे उनसे मिला नहीं। मिश्रा साहब, क्या आप इस विफलता के संदर्भ में कुछ कहना चाहेंगे या आप विफलता नहीं मानते कि स्पुतनिक को जो आनन फानन में अभी मंजूरी दी है, देरी की हमने, पहले ही मंजूरी देनी चाहिए थी। हम पहले भी अपने कार्यक्रम में इस संदर्भ में बात किए थे कि जो विदेश में वैक्सीन हैं उन्हें भी भारत में आयात करने की मंजूरी दी जाए। अब जब त्राही त्राही मच गई, वैक्सीनेशन सेंटर पे ताले पड़ गए, राज्य चिल्लाने लगे कि हमें वैक्सीन मिल नहीं रही है, टीकाकरण करें कैसे, तो सरकार मंजूरी दे रही है। क्या कहेंगे आप इस पर? को राजी नहीं है, फाइजर के पास कोई वैक्सीन नहीं है आपके लिए, मॉडर्ना बात करने को राजी नहीं है। स्पुतनिक को आप खैर मनाइए, जून तक आ जाए, नहीं तो आपको इन्हीं 2 वैक्सीन से काम चलाना है।
7 करोड़ मिलेंगे महीने की, जितनों को लग सकती है लगाइए ज्यादा से ज्यादा, और जितना समय लगेगा लगेगा। ये कोई वैक्सीन ऐसे नहीं है कि आपने प्रोडक्शन लाइन में डाल दी और बन गई, ऐसे नहीं होती वैक्सीन। हमें अपना देखना पड़ेगा कि हम कहां पे खड़े हुए हैं। अब देखिए ये रिच कंट्रीज हैं, ये पहले अपने को लगा रहे हैं सारे, सो डोंट थिंक ये हमको शेयर करेंगे या अफ्रीका को शेयर करेंगे। ये हमें अपने ऊपर निर्भर होना है। सीरम इंस्टीट्यूट कह रहा है कि हम बढ़ा देंगे, डबल कर सकते हैं कैपेसिटी 3 महीने में, हम कर लेंगे। स्पुतनिक आ जाएगी, जाइडस कैडिला की आने वाली है वैक्सीन, जॉनसन अप्लाई करेंगे, उनको दीजिए, 1 डोज की वैक्सीन है। देखिए हमारे पास ऑप्शंस हैं। फाइजर मॉडर्ना को भूल जाइए, वो उनमें से कोई बात करके राजी नहीं है। फाइजर ने तो एप्लीकेशन वापस ले ली डीसीजीआई से कि हम पे है ही नहीं, हम नहीं दे सकते। उनको अपना अभी देखना है घर, पहले यूरोप देखना है, यूएसए देखना है, फिर यूरोप देखना है, उसके बाद बचेगी तो आपको बेच देंगे वो। मेरा आपसे सवाल है, अगर है ही नहीं उपलब्ध तो स्पुतनिक को अचानक रातों रात मंजूरी क्यों मिली? मिली है, इसको भी मिली है। अब ये अभी फिलहाल तो उनका हमें पता ही नहीं है, 50 लाख देंगे महीने की, करोड़ देंगे, कुछ नहीं पता है। वो भी मई या जून तक होगी उनकी, अभी कोई इमीडिएटली यूज के लिए नहीं है स्पुतनिक भी। इमीडिएट उपयोग के लिए नहीं है, ये मिश्रा साहब का कहना है। मैं वापस जयप्रकाश जी अब आपके पास रुख करता हूं। राजनीतिक बयानबाजी के संदर्भ में सरकार ने आज फैसला लिया है, कोरोना के कारण हालात बहुत ख़राब हैं और इसलिए सीबीएसई की परीक्षाएं नहीं कराई जा सकती हैं। 10वीं की परीक्षाएं निरस्त कर दी, 12वीं की परीक्षाएं जून तक के लिए स्थगित कर दी। पर दमोह में चुनाव होना बड़ा ज़रूरी है, बंगाल में वोट गिरवाना बड़ा ज़रूरी है, उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव स्थगित नहीं होने चाहिए। आपसे जानना चाहता हूं जयप्रकाश जी, मतलब केवल अपने चुनावों के संदर्भ में कोई समझौता राजनेता नहीं करेंगे, बाकी सारी चीज़ों के संदर्भ में फैसले लेने के लिए तैयार हैं। क्या इस देश को लोकतांत्रिक इसीलिए बनाया था हम लोगों ने कि ये दृश्य देखेंगे महामारी के दौर में, कठिनता के दौर में, कि सियासत ही सब पर भारी रहेगी, बाकी जनता के हिस्से में लाचारी ही रहेगी? देखिए डॉक्टर मंसूरी, मैं प्रेम पांडे जी की बात सुन रहा था जी, पिछले वर्ष की बात, ताली बजाओ थाली बजाओ। पांडे साहब, वो ताली और थाली का समय कहाँ गया जी? क्या उसे कोरोना चला गया जी? इस देश में पिछले 1 वर्ष से जब से पैंडेमिक आई है, केवल एक जुमलेबाजी में सारा समय व्यतीत कर दिया है। और जिस तरीके की वैक्सीन की बात करते हैं, पिछले हफ्ते आपको याद होगा बहुत से हमने भी कहा था कि जो स्पुतनिक है ये पिछले 3 महीने से कह रहे हैं कि हम इंडिया को देने के लिए तैयार हैं, तो उस वक्त क्यों नहीं उनसे लिया? ये तो जिम्मेवारी भारत सरकार की है, ये प्रदेश सरकारों की जिम्मेवारी नहीं है। भारत सरकार की जिम्मेवारी थी, चाहे हमारी कोवैक्सीन हो, कोविशील्ड हो, या स्पुतनिक हो या फाइजर हो, जिससे भी आप ले सकते हैं, ये जिम्मेवारी केंद्र सरकार की है। आज केंद्र की सरकार तो केवल आज गर्मी को लेकर के अपना सारा समय, पूरी भारत सरकार का केंद्रीय मंत्रिमंडल केवल असम को बाई हुक एंड क्रूक जितने में लगा हुआ है कोरोना महामारी से केंद्र सरकार का कोई आज के दिन संबंध नहीं है। इसे संपूर्ण रूप से राजनीतिकरण कर दिया गया है। आज इस देश के सीमाओं पे, दिल्ली की सीमाओं पे लाखों किसान बैठे हैं, उसकी कोई चिंता नहीं है, चाहे कितनी भी महामारी हो। लेकिन वेस्ट बंगाल में चुनाव जीता जाए किसी तरीके से भी करके। तो मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्यों से, भारतीय प्रधानमंत्री जी से, कि प्रधानमंत्री जी आज सीबीएसई की परीक्षा आपने पोस्टपोन कर दी है, चलो अच्छा काम कर दिया। तो ये जो चुनाव आप बार बार करा रहे हैं, आप उत्तर प्रदेश में पंचायत के चुनाव है, पंचायत रूट पर की पंचायत के चुनाव की, हरियाणा प्रदेश की सरकार ने भी मतलब किए हुए हैं, पंचायत के चुनाव यहाँ तो ड्यू है, बल्कि लेट हो रहे हैं। लेकिन इस तरह का ड्रामेबाजी में प्रेम प्रकाश जी को कहना, प्रेम प्रकाश पांडे जी को कहना चाहता हूँ कि पांडे जी अब ये ड्रामा छोड़ दो। देश का नौजवान, देश का गरीब आदमी, देश का किसान और मजदूर रचनात्मक कार्य चाहता है। आपने कोरोना जैसी महामारी को लेकर के 1 वर्ष से ज्यादा समय बीत गया है, कोई ऐसा रचनात्मक कार्य करके नहीं दिखाया है, कोई वैक्सीन का पूरा इंतजाम आपने नहीं करवाया है। क्या विदेश से एक्सपोर्ट करने की, इम्पोर्ट करने की बात की, आपने वैक्सीन इम्पोर्ट नहीं की है। आपने अस्पतालों के अंदर वेंटिलेटर का इंतजाम नहीं किया, ऑक्सीजन का इंतजाम नहीं किया है। ये किसकी जिम्मेवारी है? आप बार बार राज्य सरकारों के ऊपर छोड़ देते हैं। राज्य सरकारों की जिम्मेवारी है, लेकिन जिस तरीके से मैं पिछले 1 महीने से देख रहा हूँ, पूरा भारतवर्ष का केंद्रीय मंत्रिमंडल असम
और वेस्ट बंगाल में बैठा है केवल सत्ता हासिल वहां की सत्ता पलटने के लिए। आज महामारी का समय था, आज बंगाल में प्रधानमंत्री जी का, गृह मंत्री जी का जाना जरूरी है या इस देश की इस व्यवस्था को, पैंडेमिक व्यवस्था को देखना है। आज पैंडेमिक को लेकर के कौन सा आपने इंतजाम किया है? एक वर्ष हो गया। तो इसलिए ये ड्रामेबाजी बंद करो। इस देश में दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके इस तरह की महामारी में हम सब दलों के नेताओं ने, सभी दलों की पार्टियों ने, सभी दलों की राज्य सरकारों ने मिलकर के इस तरफ ध्यान देना चाहिए। इस तरह तो कोई ध्यान नहीं दे रहा। वेस्ट बंगाल में प्रधानमंत्री जी सभा करते हैं, गृह मंत्री जी सभा करते हैं, वहाँ मास्क तक नहीं लगाया जाता। और दिल्ली में कोई मियाँ बीबी अगर गाड़ी में बैठ करके बिना मास्क के हो, उनकी बेइज्जती की जाती है, 2-2 हजार रुपये उन पर जुर्माना किया जाता है। तो उन प्रधानमंत्री जी पे, उन दूसरे नेताओं पे, चाहे किसी भी दल का नेता हो, उनके ऊपर जुर्माने क्यों नहीं किए जाते? की जाती। जयप्रकाश जी, आपका ये सवाल है, ठीक है, आपसे जानने में दिलचस्पी है कि विपक्ष कौन सी जिम्मेदार भूमिका निभा दिया इस दौरान। विपक्ष पूरे समय ये तलाश रहा है कि सरकार को कहां पे पकड़ूं, कहां पे सवाल उठा दूं। कोई एक उदाहरण बताएंगे आप जिसमें विपक्ष ने इस महामारी के दौर में यह साबित किया हो कि ये एक सरकार की नहीं बल्कि पूरे देश की लड़ाई है और इस लड़ाई में हम साथ हैं? राजस्थान के अंदर पिछले साल डॉक्टर हिमांशु जी की भयंकर महामारी आई थी झालावाड़ साइड में, तो वहां के मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी के है ना जी, उन्होंने मेहनत करके प्रधानमंत्री जी ने माना था कि वे वहां के कांग्रेस की सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। केरला में कितना अच्छा काम पिछली बार हुआ था। तो ये कौन कहते हैं? ये तो बार बार एक ड्रामेबाजी शुरू कर दी। अच्छा है तो भाजपा का, एनडीए गवर्नमेंट का, गलत तो विपक्ष का। ये जिम्मेवारी सत्ता पक्ष की है। अगर विपक्ष को काम में सहयोग नहीं कर रहा तो उसको तो उजागर करो। ये लोग तो हर चीज को जुमलेबाजी करके और इसको राष्ट्रीयता में, नैतिकता में, धर्म में परिवर्तन करने का प्रयास कर रहे हैं। अब ये ड्रामे नहीं चलेंगे। इस देश का किसान और मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी समझ चुका है कि केंद्र की सरकार पूर्ण रूप से विफल है। आज जिस तरीके का हाल हो रही है, अर्थव्यवस्था की चौपट होने जा रही है, हर चीज को बेचने के लिए बोलियां लगानी शुरू कर दी गई है। लोगों में सरकार के प्रति असली मायने में डॉक्टर हिमांशु जी अविश्वास हो गया है। और जब सरकार के खिलाफ जनता में अविश्वास हो जाए तो उस सरकार के ऊपर कौन विश्वास करेगा कि ये वैक्सीन इंपोर्ट करेंगे, नहीं करेंगे, आगे वैक्सीन का काम तेजी से चलाएंगे, नहीं चलाएंगे। आज जनता का केंद्र सरकार से विश्वास टूट गया है। तो मैं पंडित साहब से कहना चाहूंगा कि अपनी सरकार को कहो कि लोगों में विश्वास पैदा करें और ये जुमलेबाजी, भाषणबाजी बंद करें। आज महामारी का समय है, देश को संभालें और वहां पर वेस्ट बंगाल और दूसरे इलाकों में प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी जाना छोड़ करके दिल्ली में बैठ करके इस व्यवस्था को नियंत्रण में करें। तो जयप्रकाश जी का मानना है कि सरकार विफल हो रही है। मेरे साथ में राकेश अचल जी हैं, इस समय अमेरिका में मौजूद हैं, इस चर्चा में खासतौर पर जुड़ रहे हैं। अचल जी, जयप्रकाश जी का कहना है कि सरकार विफल हो रही है और मेरा आपसे सवाल है कि बतौर पत्रकार आप महसूस कर रहे हैं क्या कि बीच लड़ाई में देश विफल होता हुआ दिख रहा है? जिस तरीके से आंकड़े बढ़ रहे हैं, व्यवस्थाओं को लेकर जिस प्रकार की लाचारी है, हताशा है, निराशा है और इसमें कोई दिशा दे पाने में नेतृत्व देश या प्रदेश के स्तर पर सफल हो रहा है, ये मेरा आपसे सवाल है। अच्छा जी, आपने शायद म्यूट का बटन दबा दिया, उसे अनम्यूट कर दें। द्विवेदी जी, अभी आवाज आई? जी बिल्कुल। हाँ, मैं अभी सभी विद्वान पैनलिस्ट को सुन रहा था जी। तो कुल मिला के लब्बों लुआब ये है कि पर उपदेश कुशल बहुतेरे। इस महामारी से निपटने के लिए जो सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी है वो तो कोई निभाने को तैयार है नहीं, लेकिन भाषण और भूषण में सब उलझे हुए हैं। इस देश में जब से राजनीति से हर चीज हैंडल होने लगी है तब से ही समस्याएं खड़ी हुई हैं। आप देखिए, मैं यहाँ पिछले 3 महीने से हूँ। अभी मिश्रा जी ने बहुत महत्वपूर्ण आंकड़े दिए थे, उन पर आप गौर करें तो यहाँ टीके को लेकर कोई राजनीति की चर्चा ही नहीं करता है। यहाँ टीका आप रजिस्ट्रेशन कराइए, लगवा लीजिए, भीड़ कम है, ठीक है, आबादी कम है, लेकिन हमारे यहाँ तो व्यवस्था ये है कि हम कहते हैं मास्क यहाँ लगाओ और हम वहाँ खुले होकर रैली में भगवान को नचाएंगे। तो ऐसे कैसे हम इस कोरोना पर नियंत्रण पा सकते हैं? स्थिति बहुत भयानक है, इतनी भयानक है कि इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं।
जब आप देखिए फर्नेस की चिमनियां पिघल रही हैं और आप मानने को तैयार नहीं कि स्थिति काबू के बाहर हो रही है। तो कुल मिला के ये है कि हमें राजनीति से हटकर बात करनी पड़ेगी। अगर हमारी सरकार इतनी समझदार थी कि देश में ये स्थितियां आने वाली हैं तो काहे के लिए 78 देशों को दान कर दिए शुरू में ही वैक्सीन बना के, हमारे जो दो वैक्सीन हम बना पाए थे। अब काहे के लिए स्पुतनिक की हम मांग कर रहे हैं, काहे वो उसको मंजूरी दे रहे हैं। ये बिल्कुल सही बात है कि दुनिया का कोई देश अपनी जरूरत को पूरे किए बिना आपको मदद करने वाला नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हमें अपने संसाधनों पे ही भरोसा करना पड़ेगा। एहतियात अपनी जगह है, लेकिन चिकित्सा व्यवस्थाओं की जो जिम्मेदारी है, चाहे राज्य की सरकारें हों चाहे केंद्र की सरकारें हों, उनकी है। जनता की जिम्मेदारी सिर्फ उसमें सहयोग करने की है, और जनता कितना सहयोग करे, कितने दिन घर पर बैठे। लॉकडाउन इस समस्या का समाधान नहीं है, इसके लिए उपचार चाहिए। अभी एक इंजेक्शन की आप बात कर रहे थे, जब अभी मिश्रा जी कह रहे हैं कि वो इंजेक्शन उस उपचार में अनिवार्य नहीं है, फिर केंद्रीय मंत्री स्वास्थ्य मंत्री क्यों कह रहे हैं कि इसको 3500 रुपए में हम बेचेंगे? अरे भाई, जब नहीं है तो आप जनता को लूट क्यों रहे हैं? आप अपने उन लोगों की मदद क्यों करना चाहते हैं जो जनता का शोषण इस गंभीर अवस्था में भी कर देंगे, जो ताबले बैठे हैं? जी, ये सवाल है राकेश अचल जी के। लेकिन अचल जी, प्रेम प्रकाश पांडे जी जब हमसे बातचीत कर रहे थे तो उसके अंदर उन्होंने कई सारे बिंदुओं को हमारे साथ में साझा किया था इस दौर के संदर्भ में। आपसे मेरी जानने में दिलचस्पी है कि जिस समय कोरोना शुरू हुआ तो देश की सरकार ने नेतृत्व दिया। नरेंद्र मोदी की इस बात के लिए आप भी सराहना करना चाहेंगे कि वो सामने आए थे और उन्होंने इस लड़ाई का नेतृत्व वाकई दिया था। पर प्रेम प्रकाश पांडे का कहना है कि राज्य बाद में शिकायत करने लगे कि ये काम हमें दे दीजिए, हमें दे दीजिए। राज्य तो अपनी तरफ से कोई भी मांग करें, पर इस देश की संरचना में राज्य और केंद्र के विषय में अगर कभी भी विवाद हो तो स्पष्ट है कि केंद्र सर्वोपरि है। लड़ाई इतनी विकट है, संघर्ष इतना भीषण है, क्या बीच लड़ाई के दौरान नेतृत्व को बदल देने के फैसले के साथ हैं आप कि राज्य अपने स्तर पर निपटे, या नरेंद्र मोदी जैसा सशक्त नेतृत्व जिसका दावा किया जाता है और ज्यादा जरूरत आन पड़ी है कि इस समय वह सारी चीजों को नियंत्रण में लेके एक दिशा में देश को चलाएं? देखिए, जहां तक नेतृत्व का सवाल है, मैं कोई टिप्पणी इसलिए नहीं करूंगा कि पूरी दुनिया कहती है कि भाई वो बहुत मजबूत हमारे प्रधानमंत्री हैं। मैं भी कहता हूं, और उन्होंने शुरू में तालियां बजवा के और पूरे देश को इकट्ठा भी किया था। लेकिन एक साल बाद जब कोरोना की दूसरी लहर आ गई है, तब हमारे माननीय प्रधानमंत्री मुख्यमंत्रियों से तो ऑनलाइन बात करते हैं और 5 राज्यों की विधानसभा में मतदाताओं के बीच में खड़े होकर बात करते हैं। इस संकट में उन्हें जनता के बीच में आना था, राजनीति को दूर रखना था। राजनीति का प्रचार तो जब ये इतने सारे टीवी चैनल नहीं थे तो दूरदर्शन पर सारे राजनीतिक दलों को थोड़ा थोड़ा समय देके तब भी हो सकता था। लेकिन हमारी प्राथमिकताएं राजनीति है, जनता का स्वास्थ्य नहीं है, देश का स्वास्थ्य नहीं है। इसलिए नेतृत्व को लेकर तो मैं कोई बात नहीं करूंगा। जहां तक राज्य सरकारों का सवाल है, वे अपने तय अपने स्तर पर जितना कुछ कर सकती हैं कर रही हैं, लेकिन जो इंतजाम केंद्र की तरफ से होने हैं वो नाकाफी हैं और वो बहुत ही दयनीय स्थिति में हमको लेते हुए जा रहे हैं। दयनीय स्थिति में हमको लेकर आ रहे हैं, ये अचल जी का कहना है। मैं पांडे जी आपके पास वापस लौटता हूं और आपके साथ में एक दूसरे संकट में बात करना चाहता हूं। क्या नरेंद्र मोदी के रूप में एक सशक्त नेतृत्व का होना भाजपा शासित राज्यों को सच से बचने के लिए बाध्य कर रहा है? हर राज्य ये बताना चाहता है कि नहीं, हम कोरोना के मामले में बहुत तगड़े तरीके से निपट रहे हैं। केंद्र भी बताना चाहता है कि गैर भाजपा शासित राज्यों की हालत ज्यादा खराब है, इसीलिए सच के से जुड़े हुए आंकड़ों को छुपाया जा रहा है, घटाया जा रहा है, बताया जा रहा है। क्या कहेंगे प्रेम प्रकाश जी? सच से बचकर बचा लेंगे देश को और प्रदेश को? जैसे आंकड़ों की अगर बात है तो जैसे मिश्रा जी ने कहा कि आंकड़े ऊंच हैं, और जहाँ तक बचाने की बात है, छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है, कितने आंकड़े हैं रोज हम लोग देख रहे हैं कि मौत के आंकड़े यहाँ कितने हैं और कितने बताए जा रहे हैं। ये सरकार के स्तर की जहाँ की भी बातें हों। देखिए, जो 2 बातें कही गई, बिल्कुल पहले इसमें प्रधानमंत्री जी ने जो नेतृत्व दिया था और राज्य सरकारों ने जो मांगा कि अब हमको दो, और राज्य सरकारों ने लेकर के कलेक्टरों को दे दिया। कलेक्टरों ने उठा करके एसडीएम को और एसडीएम ने उठा के एएनएम को। हम लोग रोज यहाँ देख रहे हैं। मैं रुकता हूं पांडे जी आपसे। ये जो आपकी दलील है ना कि राज्यों ने कहा हमको दो, इस देश में 2/3 राज्यों में भाजपा और भाजपा से जुड़े हुए दलों की सरकारें हैं। उन सरकारों की हैसियत है
नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में रहते हुए ये कहने कि हमको ये दो, जिसके आधार पर आप दलील दे रहे हैं कि राज्यों ने कहा कि हमें अधिकार दे दो और हमने दे दिया, क्या कहेंगे आप? आपने तमाम बैठकों में देखा कि नहीं कि ये लॉकडाउन लगाने का, अनलॉक करने का ये कार्रवाई, और उस समय केंद्र सरकार जहां मास्क से लेकर के वैक्सीनेशन तक, पीपीई किट तक सब यहाँ राज्यों में पहुंचाई। हम लोगों ने देखा है कि इस मेकाहारा अस्पताल में जो कार्य करते थे उनको पीपीई किट नहीं, आज जो है, आज जूडो के डॉक्टर स्ट्राइक किए हैं, उनको मास्क और पीपीई किट नहीं मिल रहा है। आज छत्तीसगढ़ में क्या स्थिति है, हमारे भिलाई दुर्ग में जो आप देख रहे हैं, रायपुर संभाग, दुर्ग संभाग, ये दो संभाग जो है छत्तीसगढ़ का आधा से ज्यादा ले लिया। जैसे पूरे देश में महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और पंजाब ने लेकर के आधा ले लिया। और जहां तक चुनाव की बात कर रहे थे जी, अरे आपके असम के हमारे मुख्यमंत्री जी भी तो जाकर के असम बंगाल में पूरा चुनाव कर रहे हैं। इस समय उनको यहाँ होना चाहिए था, क्रिकेट खिलवाए, 26 मार्च तक क्रिकेट चला और पूरा यहाँ कोरोना तेजी से बढ़ रहा था जी। 1 मार्च को 365 था और 26 मार्च तक आते आते वो 7-8 हजार की संख्या में पहुंच गया। तो पांडे जी, मेरा आपसे सवाल है कि क्रिकेट मैच में 75,000 लोग जुड़े, इसको लेकर सवाल है, आपके सवालों से किसी को इंकार नहीं। ये कुंभ में जो भीड़ इकट्ठा करा रहे हैं आप, उसको भी उतना बड़ा अपराध मानते हैं कि नहीं जितना आप क्रिकेट के संदर्भ में अपराध मानते हैं? ये सवाल है आपसे। क्योंकि पहले घोषणा हो गई थी और निश्चित तौर पे अब उसको सीमित करना चाहिए और जितने जगहों पर हो भीड़ को सीमित करना चाहिए। दूसरी बात, लॉकडाउन आपके चेन को तोड़ता है, साथ साथ लॉकडाउन में जो आपको समय मिलता है उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना चाहिए। छत्तीसगढ़ में तो हम देख रहे हैं कोई इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा ही नहीं हो रहा। छत्तीसगढ़ में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा नहीं हो रहा है, ये सिंहदेव जी का कहना है। मैं वापस सिंहदेव साहब के पास में आता हूं। सिंहदेव साहब, 2 बिंदुओं पर आपसे बात करनी है। केंद्र ने नियंत्रण इसलिए छोड़ दिया कि राज्य चाहते थे कि ये लड़ाई हम लड़ें, ऐसा दावा प्रेम प्रकाश पांडे जी का है। आपसे जानना चाहता हूं इस दावे में कितनी सच्चाई है, पहला सवाल। दूसरा, राज्यों का बड़ा डिमांड थी कि भैया हमारा जीएसटी का जो पैसा है वो हमें दे दो तो हम अपनी चीजों से निपट लेंगे। अधिकार दे दिया आपको लड़ाई के संदर्भ में, पैसा वैसा भी दे दिया क्या? क्योंकि प्रेम प्रकाश जी बता रहे हैं बड़ी सुनवाई हो रही है केंद्र के स्तर पर राज्यों की। तो ये 2 सवाल आपसे हैं। पैसा तो हिमांशु जी नहीं मिला जी, और कोरोना के टीके भी अभी 2 लाख मिले जी। कल 2 लाख टीके आने वाले हैं। यहाँ पर टीकाकरण भी रुकने की स्थिति में है। ये और बात है कितने टीके उपलब्ध हैं, कितने वो यहाँ देना चाह रहे हैं जी। जहां तक आपने दूसरा सवाल किया था राज्यों को पे छोड़ने का, जी जी, किस संदर्भ में था? प्रेम प्रकाश जी का यह कहना है कि कोरोना की लड़ाई के संदर्भ में पहले केंद्र सरकार या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं नेतृत्व कर रहे थे, बाद में इस लड़ाई के संदर्भ में फैसले लेने का अधिकार राज्यों पर छोड़ दिया गया। और इसलिए छोड़ दिया गया क्योंकि राज्य ये मांग कर रहे थे कि हम ही फैसले लें। सहमत हैं आप इस बात से? उसमें जो प्रेम प्रकाश जी कह रहे हैं उस बात में वहां तक सहमति है जी। कि राज्य सरकार ये कहने लगे थे कि लॉकडाउन का वो ग्रीन एरिया, ब्लू एरिया, ऑरेंज एरिया, रेड एरिया जी, ये कैसे करना है, उसमें भेद आ रहा था जी। केंद्र सरकार के पास जो आंकड़े थे और राज्य सरकार जो अपनी स्थिति देख रही थी, इसमें जब अंतर आ रहा था तो उस संदर्भ में केवल राज्य सरकारों ने, हमारे भी मुख्यमंत्री जी ने उस समय कहा था कि इसको आप जोन कौन से बनाने हैं, कौन से जिले में लॉकडाउन करना है, ये हमारे ऊपर आप अगर छोड़ देंगे तो हमको सहूलियत होगी, क्योंकि अंतर आ रहा था जी। केंद्र की जानकारी और राज्य की वास्तविक स्थिति में उस संदर्भ में था। और ये तो उन्होंने डेलीगेट किया हुआ है, ये राज्य ले लेंगे केंद्र सरकार का अधिकार। ये महामारी के समय जो एक्ट लगा है उसका, ये तो संभव ही नहीं हो सकता है। केंद्र सरकार ने जो डेलीगेट किया वो जब चाहे तो वापस ले सकती है, अगर उनको ऐसी परिस्थिति दिखती है। वो कोई तर्क नहीं है, वो जब चाहे केंद्र सरकार ले सकती है। एक और सवाल मेरा आपसे है, जिस विषय को मैंने शुरुआत में छुआ था कि आज फैसला लिया गया सीबीएसई के एग्जाम के संदर्भ में। देश विभाजित नहीं कर रहे हम इस प्रकार के फैसलों के माध्यम से। सीबीएसई के संदर्भ में फैसला लिया, आईसीएसई बोर्ड के संदर्भ में क्या होगा? राज्यों के तमाम बोर्ड हैं, वहां के संदर्भ में अलग अलग फैसले लिए जाएंगे। इस देश के बच्चे अलग अलग मार्कशीट के साथ में इस परिस्थितियों का सामना करेंगे। कोई बच्चा बताएगा 10वीं के संदर्भ में मैंने एग्जाम ही नहीं दिया, दूसरे बच्चे बताएं मैंने तो एग्जाम दिया और इतने नंबर पाए। आपसे जानना चाहता हूं
देश को उलझन में नहीं डाल रहे हैं हमारा नेतृत्व? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये एक निर्णय होना चाहिए, 10वीं के एग्जाम इस साल होंगे कि नहीं या प्रमोशन दिया जाएगा। एक देश में एक एग्जाम होने चाहिए, बोर्ड कोई भी हो, रीजनल हो या नेशनल हो या राष्ट्रीय स्तर के अलग अलग बोर्ड हो। एक निर्णय, 10वीं के इम्तिहान नहीं होंगे तो सभी बोर्ड के नहीं होंगे। एक निर्णय होना चाहिए, सिंधिया साहब का कहना है। प्रेम प्रकाश जी को हस्तक्षेप कर जा रहे हैं, उनकी बात सुनते हैं, फिर जयप्रकाश जी के पास चलेंगे। जी देखिए, इसमें यह है कि सीबीएसई जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर है और आपके जितने बोर्ड हैं वो सारे स्टेट के अंदर हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट को चाहिए कि वो अपने बोर्ड के निर्णय अगर सीबीएसई ने लिए हैं तो उसके आधार पर निर्णय करने की घोषणा जो है वो बोर्ड को ही करना होगा। प्रेम प्रकाश जी, मैं माफी चाहूंगा आपको, आप तो संविधान के विशेषज्ञ माने जाते हैं, विधानसभा अध्यक्ष भी रहे, उच्च शिक्षा मंत्री भी रहे। क्या आप मानते हैं कि देश की सरकार को यह फैसला लेने का अधिकार इस महामारी अधिनियम के तहत नहीं है कि वो ये घोषणा करे कि देश में कोई भी बोर्ड हो 10th का एग्जाम नहीं लेगा तो वो फैसला असंवैधानिक होगा? ये निर्णय लेने में देश की सरकार सक्षम नहीं है, देश की सरकार के अधिकार क्षेत्र में नहीं है? क्या ये बात प्रेम प्रकाश पांडे जी कहने के लिए तैयार हैं? देखिए, मैं ये मानता हूं कि जो पेंडेमिक एक्ट के तहत केंद्र सरकार को ये अधिकार है कि वो सारा निर्णय कर सकती है, लेकिन मैंने पहले ही कहा कि जैसे सारे पावर राज्यों को डेलीगेट किए गए और इसलिए आप देखेंगे पीएम साहब हमेशा जब जब जरूरत पड़ी है सारे प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करके सारे निर्णय करते हैं और उसमें मुख्यमंत्री अपने अपने राज्यों की परिस्थिति के अनुसार अपने अपने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। यही स्वतंत्रता तो मांगते थे। प्रेम प्रकाश जी, आपको नहीं लग रहा है कि दलील के स्तर पर कहीं आप कमजोर पड़ रहे हैं? मुख्यमंत्रियों से बात करके फैसला लेते हैं, देश के भविष्य के संदर्भ में फैसला हो रहा था। बच्चे एग्जाम देंगे तो कैसे देंगे, नहीं देंगे तो कैसे देंगे? अगर इतना ही सामूहिक निर्णय था तो पूरे देश के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक लेकर प्रधानमंत्री जी ने फैसले का ऐलान क्यों नहीं कर दिया? देश के भविष्य से भी ज्यादा महत्वपूर्ण कोई और फैसला हो सकता है। देखिए, ये सारे समय अभी भी मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक हुई थी और ये सब जगह के अलग अलग मांगे आ रही हैं और हर एजुकेशन बोर्ड कहीं बोल रहा है कि ऑनलाइन होना चाहिए, अलग अलग सारे जगह के डिबेट आ रहे हैं और इसलिए राज्य सरकारों को अपने अपने अनुसार कि वो परीक्षाओं को किस तरीके से कंडक्ट करा पाएगी या नहीं करा पाएगी, क्योंकि सीबीएसई के जो आपके स्टूडेंट हैं वो जितने इस मात्रा में और बहुत से राज्य सरकारों ने लिया भी है निर्णय। प्रेम प्रकाश जी, एक सवाल, आखिरी सवाल कि नरेंद्र मोदी जी को जो हम एक विराट व्यक्तित्व, विराट शख्सियत के तौर पर देखते हैं, जिनके संदर्भ में न केवल देश को बल्कि दुनिया को दिशा देने के संदर्भ में संभावना मानी जाती है, ऐसे कठिन दौर में देश को दिशा देने के संदर्भ में फैसले लेने से वो इस समय बच रहे हैं। आपकी स्वयं की दलील, परीक्षा जैसे संदर्भ में भी अगर देश की सरकार फैसला नहीं लेगी तो बाकी संदर्भ में क्या उम्मीद करें? कुछ कहेंगे प्रेम प्रकाश जी? देखिए, ये बात सही है, उनके समान विराट नेतृत्व इस देश में पिछले कई दशकों से नहीं मिला और दुनिया जो मान रही है वो सही मान रही है, देश की जनता भी मान रही है। लेकिन ये सारे राजनीतिक दल और विभिन्न दलों के जो मुख्यमंत्री, आप पिछले इनके कार्यकाल के इनके कारनामे देख लें, इन लोगों ने इस हिसाब से पूरे देश में वातावरण बना दिया कि मोदी जी अकेले निर्णय लेते हैं और जब आप ये फंस रहे हैं और मैं बोल रहा हूँ मोदी जी जिस दिन चाहेंगे उस दिन फिर वो निर्णय लेंगे और ये पेंडेमिक का जो उनके पास जो इनको पावर डेलीगेट किया गया है स्टेट को, अब हम सब लोग ये महसूस कर रहे हैं कि वो डेलीगेटेड पावर को मोदी जी को अपने हाथ में लेकर के और सीधे निर्णय करना चाहिए। पांडे जी, कम से कम हमारी बात से आखिरी दौर में तो सहमत हो गए कि हाँ, फैसले अभी नहीं ले रहे हैं लेकिन फैसले लिए जाने चाहिए, समय आ गया है। क्या कहेंगे जयप्रकाश जी? को हस्तक्षेप करना चाह रहे थे आप प्रेम प्रकाश जी की बात सुनकर? प्रेम प्रकाश जी देश की जनता को गुमराह कर रहे, मेरा इनसे निवेदन है जी क्या पेंडेमिक एक्ट को उनकी पावर से डेलीब्रेट कर दी। ये 3 कृषि कानून है, पूरा देश का किसान दुखी है, वो डेलीब्रेट क्यों नहीं करते स्टेटों को? क्यों नहीं? प्रधानमंत्री जी कहते 400 के करीब किसान शहीद हो चुके हैं देश और प्रदेश की सीमाओं पे, तो उसमें तो आप दूसरी तरफ बात करते हैं। प्रेम प्रकाश जी, न्याय की बात करो, जो आपको दिखाई दे, केवल आप नरेंद्र मोदी जी की बात, क्योंकि उनके खिलाफ नहीं हूँ, ठीक है, मैं विपक्ष में हूँ, लेकिन आप इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा
कि केवल 5 राज्यों को चुनाव बाई हुक एंड पुक जीतने के लिए प्रधानमंत्री जी इस पैंडेमिक सिस्टम में, इस महामारी में पूर्ण रूप से केंद्र सरकार फेल, आप इसको मानो। अगर केंद्र फेल है, जयप्रकाश जी का ये कहना है। मैं आखिरी बातचीत के लिए एक बार फिर सिंहदेव साहब आपके पास रुक करता हूं और आपसे जानना चाहता हूं, देश कठिन दौर में नहीं बल्कि कठिनतम दौर में दाखिल हो चुका है। जब कोरोना की पहली लहर थी तब भी अधिकतम 97,000 केस एक दिन में आ रहे थे और उस समय यह सवाल भी नहीं उठता था कि केस छुपाए जा रहे हैं, घटाए जा रहे हैं, कम बताए जा रहे हैं। अब जब 1,84,000 केस प्रतिदिन का अधिकृत आंकड़ा जारी हो रहा है, तब उसके साथ में यह सवाल भी है कि वाकई क्या आंकड़े इतने ही हैं या इससे बहुत ज़्यादा है। आगे की लड़ाई कैसे लड़ेंगे, और जो बार बार हौसला देते रहे देश को कि हम हर हाल जीतेंगे, आगे हौसला कैसे देंगे? आखिरी सवाल है इस कार्यक्रम का आपसे। जीतेंगे अवश्य हिमांशु जी। प्रश्न इस बात का है कि इस दौरान नुकसान कम से कम हो जी। इस दौर से हम निकलेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। सब मिलके लड़ें। ये राजनीतिक भाषाएं और राजनीतिक बोलियां और आरोप प्रत्यारोप, सबसे पहले तो ये बंद होना चाहिए और पूरे एक मंच पे आके एक लक्ष्य के लिए, कोरोना के खिलाफ ही अगर बाकी में हम एक मंच पे ना आ सकें तो कम से कम कोरोना की इस महायुद्ध में एक मंच में आके और एक साथ बैठ के निर्णय करें। हम अवश्य इससे निकलेंगे आगे। आप, मुझे अभी भी बार बार वो बात याद आता है आपका प्रश्न कि ये 97 लाख से 1 करोड़ पहुंचेगा कि 1 लाख पहुंचेगा कि नहीं जी। उस समय मैंने कहा था कि कह नहीं सकते, देखिए क्या स्थिति बनेगी। धीरे धीरे कम आया, अब वो 1 लाख पार हुआ। आज मैं ये कह सकता हूं कि 2 लाख पार होगा और लोग ये कह रहे हैं कि 3 का सोचिए, 3 पहुंचेगा कि ये स्थिति है। तो कम से कम इस गंभीरता को जानते हुए ये अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग बोलियों में, अलग अलग राजनीतिक दलों की पक्ष में बात करना हमको अब बंद करना चाहिए और ध्यान पूरा कोरोना के इस महायुद्ध में लगाना चाहिए। तो कुल मिलाकर हम अगर कार्यक्रम का समापन करें तो महत्वपूर्ण बात जो नजर के आती है वो ये है कि अब राजनीतिक दलों के बयानों से मुक्ति का समय है। अब देश को एक राय, एकजुट होकर साझा फैसले लेने का समय है। केंद्र के स्तर पर फैसले लिए जाएं और राज्य बिना शक व शुबा के उसे अमल में लाएं। फैसले लेने से पहले जितने संवाद होने उतने संवाद किए जाएं, पर फैसले लेने के बाद केवल और केवल उसके अमल को सुनिश्चित किया जाए, ऐसा देश के अंदर मौजूद हर प्रदेश की सरकार का दायित्व होना चाहिए। लड़ाई कठिन दौर से कठिनतम दौर में पहुंची है। हम इस लड़ाई के संदर्भ में जीतने का दावा ही करते रह जाएं, पर जब जीतें तो पता चला कि हमारे पास ठीक वैसे ही हालात हों जैसे पांडव महाभारत जीत तो लिए थे, पर जिनके साथ जीते थे उनमें से कोई पीछे खड़ा हुआ नहीं था। उम्मीद है महाभारत को हम नहीं दोहराएंगे और अपनी समझ के साथ कुछ ऐसे फैसले ले पाएंगे जिसमें देश और देश के लोग सुरक्षित रह पाएं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस अहम चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय अब आज के शेर का। हमारा आज का शेर थोड़ा सा उम्मीद को जगाते हुए और थोड़ा सा वर्तमान हालत को बताते हुए, हमारा शेर ये कहता है कि अब थकन पाँव की जंजीर बनी जाती है, कि अब थकन पाँव की जंजीर बनी जाती है, राह का खौफ या कहता है कि चलते रहिए। महाराज फैजाबादी ने जो ये शेर लिखा था वो वर्तमान हालात पर बड़ा मुफीद है। कोरोना की लड़ाई इतनी लंबी हो गई और उसमें इतना कुछ हम गंवा रहे हैं कि वाकई मन टूटने लगा है, लेकिन अगर टूट कर बैठ जाएंगे तो बिखर जाएंगे। इसलिए चलना ज़रूरी है और हर हाल इस लड़ाई को जीतना भी ज़रूरी है। जनता के स्तर पर तो ये बात समझ में आ रही है, पर इस देश के सियासत से जुड़े हुए लोगों के मन में ये बात समझ में आए, इसकी बहुत ज़रूरत है। क्या हमारे सियासी लोग इस बात को समझ पाएंगे? इस सवाल के साथ मुझे दीजिए सदर प्रणाम।